हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों, इस क्लास में मैं आपको फ्लैश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्लैश एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो प्रोडक्ट बनता है उस पर आया हुआ एक डिफ़ेक्ट होता है। मतलब कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डिफ़ेक्ट है ये, जो कि प्रोडक्ट्स पर रहता है। तो इस क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। फ्लैश क्या होती है, फ्लैश को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फ्लैश कैसे उत्पन्न होती है, क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या मैकेनिकल कॉज होते हैं, क्या डिज़ाइन कॉज होते हैं, क्या प्रोसेस कॉज होते हैं और क्या उनके रेमेडीज़ हैं। सब कुछ फ्लैश के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है कि फ्लैश वर्ड नहीं सुना हो या फ्लैश के बारे में जानते ही नहीं होंगे क्या चीज़ होती है। हो सकता है उनके लिए वर्ड नया हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैश होता क्या है। तो आइए हम चलते हैं। फ्लैश क्या होता है। आप कभी भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ जो कि डेली यूज़ में आप लेते हैं। अगर कहीं से आप कॉम्ब, जिसको कंघा बोलते हैं, ख़रीदते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि एक पतली सी लेयर लगी रहती है कॉम्ब के आसपास। जो अपर साइड होती है वहाँ पर एक पतली सी प्लास्टिक की लेयर होती है, एक्स्ट्रा प्लास्टिक मटेरियल होता है, वही फ्लैश कहलाता है। देखिए इस चित्र में, देखिए ये एक सॉकेट है, पिन दिखाई दे रही है, ये पिन, इसके बीच में ये जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक मटेरियल है यही फ्लैश कहलाता है। जैसे कि कॉम्ब कंघे पर होता है, या फिर आप कहीं से बकेट या मग खरीद के लाते हैं अगर मार्केट से, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा प्लास्टिक की कभी कभी किनारी जो वॉल होती है उसकी जो एजेस रहती हैं वहाँ पर प्लास्टिक की थिन लेयर लगी रहती है, वही फ्लैश कहलाती है। या फिर चेयर पे भी आपने देखा होगा चेयर की एजेस पे जो थिन लेयर एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वही फ्लैश कहलाता है। या फिर बोतल के कैप पर देखिए ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, यही फ्लैश है। या फिर जो आप साबुनदानी लेते हैं घर पर डेली यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको कॉमनली मिल जाएगा फ्लैश, जो उसकी एजेस रहती है वहाँ पर जो पतला एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है यही फ्लैश कहलाता है, यही इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट है। ये देखिए ये भी एक फ्लैश है। ये मैं सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ। जो लोग जानते हैं फ्लैश टर्म उनके लिए भी, और जिन लोगों के लिए फ्लैश वर्ड नया है उन लोगों के लिए भी कि फ्लैश क्या होता है अभी सिर्फ बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये भी फ्लैश है। देखिए और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये पार्टिंग लाइन पर फ्लैश है। पार्टिंग लाइन क्या होती है हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाएंगे या डिस्कस ज़रूर करेंगे। ये देखिए ये होल है। कभी कभी आपने देखा होगा जो टीवी के रिमोट्स रहती हैं उनके अंदर असेंबल करने के लिए छोटे छोटे इंसर्ट्स लगाने के लिए होल बने रहते हैं। उन होल में अगर पतला प्लास्टिक का मटेरियल है एक्स्ट्रा तो यही फ्लैश कहलाता है। ये भी एक फ्लैश है। तो अब मैं आपको एक सिंगल लाइन में बता देता हूँ कि फ्लैश क्या होता है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के समय जब क्लोज्ड मोल्ड में मोल्टेन पॉलीमर को इंजेक्ट किया जाता है तो अगर मोल्ड के दोनों हाफ, मेल और फीमेल, जो कोर और कैविटी जिनको बोलते हैं, मोल्ड के दोनों हाफ, कोर और कैविटी अगर सही से बंद नहीं हो पाए हैं या फिर बहुत सारे रीजन होते हैं, तो जब इंजेक्शन मोल्डिंग के समय मोल्टेन प्लास्टिक मटेरियल को क्लोज्ड मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है तो अगर उस मोल्ड की पार्टिंग लाइन या वेंट होल या फिर इंसर्ट्स होल आदि से अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल की थिन लेयर बाहर आकर जम जाती है तो वही फ्लैश कहलाती है। देखिए ये पार्टिंग लाइन के अलोंग, मतलब पार्टिंग लाइन से बाहर जो प्लास्टिक मटेरियल आया है वहाँ पर जो जम गया है पतली लेयर, यही फ्लैश कहलाती है। और ये इजेक्टर पिन के होल हैं, अगर वहाँ पर डिज़ाइन सही नहीं है तो वहाँ से जो प्लास्टिक मटेरियल एक्स्ट्रा बाहर आता है वही फ्लैश है। ये आपको इंसर्ट्स के अराउंड फ्लैश दिखाया गया है। होल के अराउंड अगर डिज़ाइन सही नहीं है तो वहाँ से भी प्लास्टिक बाहर आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और ये कोर इंसर्ट्स के अराउंड, कोर पिन के अराउंड। और ये है स्लाइड शट ऑफ, मतलब कि जो मोल्ड बनता है उसमें शट ऑफ कंडीशन होती है, जो कि दो सरफेस मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर उन सरफेस की डिज़ाइन सही नहीं है, उनके बीच में गैप है, तो वहाँ पर अगर प्लास्टिक मटेरियल नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है प्लास्टिक की पतली लेयर तो वह फ्लैश कहलाती है। तो ये मैंने आपको बताया फ्लैश अनवांटेड या एक्सेस प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि क्लोज्ड मोल्ड में मोल्टन प्लास्टिक को इंजेक्ट करने के बाद पार्टिंग लाइन या फिर वेंट होल या फिर कोर पिन या इंसर्ट्स होल से अगर बाहर आ जाता है तो वो एक्सेस थिन लेयर ही फ्लैश कहलाती है। डेली लाइफ में हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है ये अगर मैंने अच्छी तरीके से क्लोज करके बंद कर रखा है, ये मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूँ, बंद कर रखा है और ये इंजेक्शन हो रहा है। अब आप इंजेक्शन से यहाँ से अगर इसमें प्रेशर लगाकर मोल्टन प्लास्टिक अंदर भरेंगे तो क्या होगा,
मोल्टन प्लास्टिक अंदर जाएगा तो मैं जितनी पावर ऐसे लगा पाऊँगा उतना ही इसको प्रेस कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, मेरा हाथ धीरे से खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा तो मटेरियल बाहर स्प्लेज हो जाएगा। कहाँ से स्प्लेज होगा, यहाँ से। तो ये जो मटेरियल का स्प्लेज होगा यही फ्लैश कहलाता है, और यही पार्टिंग लाइन से निकला हुआ मटेरियल है। हम आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ये मोल्ड है, ये कोर है, ये कैविटी है। कोर और कैविटी आकर बंद हो चुके हैं और इंजेक्शन हो चुका है, और वहाँ से ये जो पार्टिंग लाइन है, यहाँ से जो मटेरियल थिन लेयर जो प्लास्टिक की बाहर है, यही फ्लैश कहलाती है। जितना भी मटेरियल बाहर आया हुआ है यही फ्लैश कहलाता है, थिन लेयर। मैं आपको एक लाइव विजुअलाइजेशन के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। ये फुल सेटअप है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंजेक्शन होता है और कैसे प्रोडक्ट बनता है। ये स्क्रू है और ये मोल्ड है। तो मोल्ड अभी क्लोज कंडीशन में है, देखिए। तो हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ओपन व्यू करके आपको दिखाया गया है। ये स्क्रू है, ये मोल्ड है, कोर कैविटी ओपन करके दिखाए गए हैं। तो कंडीशन क्या है इस समय, मोल्ड ओपन कंडीशन में है और इंजेक्शन के लिए स्क्रू भी रेडी हो रहा है। तो होगा क्या, हम ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे ये देखिए मोल्ड क्लोज हो गया, और मोल्ड क्लोज जैसे ही हुआ इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो क्लोज मोल्ड में जैसे ही इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, मटेरियल कोर और कैविटी के अंदर भरना, जो गैप है मोल्ड के अंदर, वहाँ पर भरना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मटेरियल भरना स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या, मटेरियल पूरा भर चुका है इस समय। अब होगा क्या, अब ये मटेरियल पूरी फिलिंग हो चुकी है। अब अगर ये जो पार्टिंग लाइन है, इसको पार्टिंग लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ये वाली इसको पार्टिंग लाइन बोलते हैं। ये है पार्टिंग लाइन। ये है पार्टिंग लाइन, और ये भी है पार्टिंग लाइन। ये पार्टिंग लाइन है। तो अगर इस पार्टिंग लाइन से मटेरियल का स्प्लेज होता है या बाहर आ जाता है मोल्टन प्लास्टिक, तो यहाँ पर जो मोल्टन प्लास्टिक की पतली लेयर बाहर आएगी वही क्या कहलाएगी, फ्लैश। अगर यहाँ से मोल्टन पॉलीमर की पतली लेयर अगर बाहर आ जाती है, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि छोटा व्यू है, मैं इतना बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मोल्ड के अंदर ही आएगी, यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो मटेरियल है यहीं पर आ जाएगा पार्टिंग लाइन के बीच में। तो क्या होगा, तो जब मोल्ड ओपन हो जाएगा तो फ्लैश यहाँ पर दिखेगी। ये पार्ट है, ये पार्ट बना हुआ है आपका, यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट बन चुका है। अब फ्लैश कहाँ आएगा, फ्लैश यहाँ पर थिन लेयर आएगी। फ्लैश यहाँ पर थिन लेयर आएगी, दोनों जगह फ्लैश आ सकती है, यहाँ पर फ्लैश आ सकती है। क्यों, क्योंकि ये एरिया जो था ये पार्टिंग लाइन का था, और पार्टिंग लाइन से ही फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि या इंसर्ट पिन होल, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, तो यह मैं सिर्फ पार्टिंग लाइन के थ्रू बता रहा हूँ। और भी जगह से आ सकता है, बेंट होल से भी मटेरियल बाहर आ सकता है, बहुत सारी कंडीशन होती है। तो यहाँ से अगर पतली थिन लेयर आपको दिखती है प्रोडक्ट के साथ, तो यही फ्लैश कहलाती है। देखिए प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, फ्लैश यहाँ पे होगी। दूसरी कंडीशन देखिए, तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये जो मोल्ड है ये क्लोज हो रहा है, और क्लोज होने के बाद क्या हो रहा है, ये मटेरियल ये देखिए ये अंदर फिल हो गया है मटेरियल, और जैसे ही मटेरियल फिल होगा ये पार्टिंग लाइन है, ये ओपन हो गया प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पर अगर कोई सा भी अगर फ्लैश होता है तो इस जगह पे फ्लैश आपको दिखेगा, यहाँ पर इस जगह पे फ्लैश दिखेगा, क्योंकि ये पार्टिंग लाइन के अराउंड आ जाएगा, और पार्टिंग लाइन से ही फ्लैश जनरेट होता है। तो हम थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। विजुअलाइजेशन के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। प्रोडक्ट बाहर आएगा तो फ्लैश इस प्रोडक्ट पर लगा हुआ बाहर आएगा, जो कि मैंने पिछली इमेजेस में आपको दिखाया था। यह भी बस दिखा रहा है, इंजेक्शन हुआ, क्लोज्ड मोल्ड के अंदर इंजेक्शन हुआ और कूलिंग के बाद प्रोडक्ट बाहर आया। तो अब इस वीडियो में थोड़ा सा और मैं विजुअलाइजेशन अच्छा करने के लिए आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए एक मोल्ड है, ये क्लोज हो ये एक मोल्ड है जो कि ओपन कंडीशन में है। ये कोर है, ये कैविटी है। अब क्या होगा, ये कोर आके बंद हुआ, और बंद हुआ तो इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, और अगर इंजेक्शन स्टार्ट हुआ
और अगर इंजेक्शन स्टार्ट हुआ तो ये पार्टिंग लाइन है, अगर इसके बीच में कोई भी मोल्टन प्लास्टिक सॉलिड होकर पतला थिन लेयर अगर हमको मिलता है तो ये क्या कहलाएगा, यही फ्लैश कहलाएगा। इस पार्टिंग लाइन के अराउंड अगर बाहर आता है कोई भी मोल्टन प्लास्टिक का थिन लेयर तो यही फ्लैश कहलाएगा। ये देखिए, ये एक व्यू आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अगर यहाँ से कोई मटेरियल बाहर आता है, हल्का पार्टिंग लाइन बड़ी होती है थोड़ी, वहाँ से बाहर आता है, ये देखिए ये दूसरा व्यू दिखाने की कोशिश की गई है। तो कंडीशन क्या है, वेंट होल बताने की कोशिश की गई है कि भाई वेंट होल से भी फ्लैश आ सकता है बाहर। क्यों, अभी आपको एक मटेरियल फिलिंग इसमें स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये एक कैविटी है, कैविटी, और यहाँ से मटेरियल फिल होना स्टार्ट होगा और ये वेंट होल है। तो अगर जो वेंट होल की डेप्थ है अगर आपने प्रॉपरली 0.025 से 0.5 मेंटेन नहीं की है तो क्या होगा, ये जो मोल्टन प्लास्टिक है यहाँ तक आया, अगर वेंट होल प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है तो क्या होगा, ये जो वेंट होल है यहाँ से फ्लश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, इस वेंट होल से फ्लश आ जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर वेंट होल डिज़ाइन किया है तो फिर फ्लश नहीं आएगा और मटेरियल यहाँ पर जाने के बाद सॉलिड हो जाएगा और कोई भी फ्लश आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये बस एक सीक्वेंस है जो कि प्योरली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ऑपरेशन सीक्वेंस है। फ्लैश कैसे जनरेट होता है, जैसे कि पहले मोल्ड क्लोज होगा, फिर इंजेक्शन होगा, मोल्टन प्लास्टिक कैविटी में जाएगा जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा था। फिर जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप होगा, अगर मोल्ड के हाफ के बीच में थोड़ा सा भी गैप हो जाता है तो वहाँ पर प्लास्टिक थोड़ा सा बाहर आ सकता है और बाहर आने के बाद जम जाएगा और वो जमा हुआ प्लास्टिक की फ्लैश कहलाता है। ये अभी जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था बस उसको ब्रेक डाउन कर दिया है स्टेप्स में। ये देखिए, ये गुड पार्ट है, ये बैड पार्ट है। बैड पार्ट मतलब ये देखिए चारों तरफ फ्लैश आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं कॉमन लोकेशन, फ्लैश कहाँ कहाँ आ सकता है। तो सबसे पहले तो पार्टिंग लाइन के अराउंड फ्लैश आ सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर इंसर्ट्स जो लगे रहते हैं, इंसर्ट्स के बारे में बाद में आपको डिटेल देंगे। इंसर्ट्स का मतलब ये है कि मोल्ड में जो डिफरेंट पार्ट फिक्स किए जाते हैं वहाँ पर अगर गैप है तो वहाँ से भी फ्लैश आ सकता है, या फिर इजेक्टर पिन, वहाँ पर भी अगर गैप है, डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर भी फ्लैश आ सकता है। कोर पिन फ्लैश भी आ सकता है अगर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, या फिर स्लाइड शट ऑफ फ्लैश जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर दो सरफेस की डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, सही से मैच नहीं हो रही है तो वहाँ पर गैप आ सकता है और वहाँ पर फ्लैश आ सकता है। तो इतना मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं कॉज, फ्लैश के क्या कॉज होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस कॉज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्सेस इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर तो आप जानते ही होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। इंजेक्शन प्रेशर वह प्रेशर होता है जिसके द्वारा मोल्टन प्लास्टिक को क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है, और इसकी डिटेल क्लास हम आपको बाद में लेंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो अगर इंजेक्शन प्रेशर क्लैंपिंग फोर्स से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि क्लैंपिंग फोर्स अगर कम है और मोल्ड क्लोज है, इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा है तो मोल्ड ओपन होने की या स्लाइटली ओपन होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और वहाँ से फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा क्या है, एक्सेस होल्डिंग प्रेशर। अगर होल्डिंग प्रेशर मैंने आपको इंजेक्शन मोल्डिंग में भी बताया था, अगर होल्डिंग प्रेशर ज़्यादा है, होल्डिंग प्रेशर उतना ही रखना चाहिए जितने से कि श्रिंकेज के इफेक्ट को कम किया जा सके। अगर होल्डिंग प्रेशर आपने ज़्यादा रखा है तो क्या होगा, मोल्ड प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा, और जैसे ही मोल्ड प्रॉपर क्लोज नहीं होगा या प्रेशर ज़्यादा होगा, स्लाइड गैप होगा, तो वहाँ से फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तीसरा क्या है, हाई मेल्ट टेम्परेचर। अगर मेल्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो फिर मटेरियल की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। हो सकता है कि वेंट होल से ही फ्लैश आ जाए अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो। चौथा क्या है, हाई मोल्ड टेम्परेचर। अगर मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अगेन फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट विस्कोसिटी पे चला जाएगा। या फिर ओवर पैकिंग, अगर आपने ज़्यादा मटेरियल अंदर फिल कर दिया है तो भी मोल्ड के स्लाइटली ओपन होने की संभावना, साथ ही साथ फ्लैश आने की संभावना बनी रहेगी। तो अब हम चलते हैं इनके रेमेडीज़ पर। तो जैसे कॉज है अपोजिट ही उनका रेमेडीज़ होगा। सबसे पहले क्या है, अगर इंजेक्शन प्रेशर क्लैंपिंग फोर्स से ज़्यादा है तो इंजेक्शन प्रेशर को कम कीजिए जिससे कि क्लैंपिंग फोर्स इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा रहे, जिससे कि मोल्ड सही से क्लोज हो सके और फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी को ज़ीरो किया जा सके। होल्डिंग प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए जिससे कि मोल्ड ओपन होने की या स्लाइटली ओपन होने की संभावना 0 हो जाए और फ्लैश को अवॉइड किया जा सके।
या फिर मेल्ट टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम कर दीजिए। विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वेंट होल वगैरह से फ्लैश होने की संभावना कम हो जाएगी। मोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल कीजिए या कम कीजिए, जिससे कि फ्लैश को अवॉइड किया जा सके। और इंजेक्शन स्पीड को भी ऑप्टिमाइज कीजिए, जिससे कि फ्लैश को कंट्रोल किया जा सके। अब आ जाते हैं मशीन और मोल्ड रिलेटेड कॉज। भाई मशीन और मोल्ड रिलेटेड कॉज क्या है, तो सबसे पहले तो है क्लैंपिंग फोर्स। ध्यान रखिएगा, किसी भी मोल्डिंग मशीन में क्लैंपिंग फोर्स हमेशा इंजेक्शन फोर्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी फ्लैश को अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि अगर इंजेक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ, क्लैंपिंग फोर्स कम हुआ तो मोल्ड ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्लैंपिंग फोर्स हमें अगर कम है तो क्या होगा, तो मोल्ड स्लाइटली ओपन होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और दूसरे रीज़न है, जैसे कि अगर जो प्लेटें हैं वो अनइवन है तो क्या होगा, तो उनका सही से फिक्सिंग नहीं हो पाएगा या कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, गैप हो जाएगा, वहाँ से भी फ्लैश आने की संभावना बनी रहेगी। या फिर टाई वार इम्बैलेंस है तो भी कोर और कैविटी का सही मैचिंग से अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा तो भी फ्लैश आने की संभावना बनी रहेगी। इस टाइप से फ्लैश आ सकता है। अब मोल्ड कॉज क्या है, अगर पुअर वेंटिंग वेंट डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, वहाँ से मटेरियल बाहर जाने का पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और फ्लश आ सकता है। दूसरा क्या है, अगर मोल्ड डैमेज हो चुका है, स्क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं तो वहाँ से भी फ्लैश आ सकता है। और क्या है, बार बार यूज़ करने से उसकी एजेस भी अगर डैमेज हो गई तो भी फ्लश आ सकता है। या फिर मोल्ड को बंद करते समय कोई भी फॉरेन मटेरियल, डस्ट या डर्ट के पार्टिकल रह गए हैं तो वहाँ से भी जो लाइटर गैप होगा वहाँ से भी प्लास्टिक मटेरियल बाहर आ सकता है, क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं इसके रेमेडीज़ पर। तो रेमेडीज़ क्या है, किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फ्लैश को अवॉइड करने के लिए उसका जो क्लैंपिंग फोर्स है हमेशा इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि इंजेक्शन प्रेशर लगाओ कितना भी लगाओ लेकिन क्लोज्ड मोल्ड ओपन ना हो सके। दूसरा क्या है, प्लेट जो है अनइवन नहीं होनी चाहिए, उनकी पैरेललिज्म चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि बंद होते समय प्रॉपर कांटेक्ट हो सके। चौथा क्या है, टाई वार का बैलेंस अलाइनमेंट चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि जब मोल्ड क्लोज करें तो कोर और कैविटी का प्रॉपरली अलाइनमेंट हो सके और फ्लैश को अवॉइड किया जा सके, जिससे कि गैप ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फ्लैश आएगा तभी जब कोर और कैविटी में कोई गैप हो, या वेंट होल में गैप हो, या इंसर्ट्स होल में कोई गैप हो। मतलब प्लास्टिक मटेरियल किसी गैप से ही बाहर आ सकता है, अगर वो गैप अगर नहीं है तो फिर फ्लैश आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और क्या है, मोल्ड अगर कोई पार्ट डैमेज होगा तो उसको रिप्लेस कर दीजिए सिंपल, जिससे कि गैप अवॉइड किया जा सके और फ्लैश भी अवॉइड किया जा सके। कोई भी अगर पिन वगैरह या इंसर्ट्स कुछ भी डैमेज है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। अगर सरफेस में डैमेज है तो उसको पॉलिश वगैरह करके क्लीन कर दीजिए। और क्या है, मेंटेनेंस मोल्ड का कीजिए टाइम टू टाइम, और वेंट होल की डिज़ाइन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल वेंट होल से होकर बाहर ना जा सके। और ध्यान रखिएगा, मोल्ड जब भी ऑपरेशन करते हैं ओपन और क्लोजिंग तो अगली साइकिल से पहले मोल्ड क्लीन भी कर देते हैं, जिससे कि फॉरेन मटेरियल मोल्ड की जो सरफेस होती है वहाँ पर ना चिपक जाए, जिससे कि फ्लैश को अवॉइड किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, फ्लैश के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आप ही सोचिए। आप कोई अगर प्रोडक्ट ख़रीद के लाते हैं, कॉम या कुछ भी आप ले लीजिए, टीवी वगैरह, टीवी की बॉडी भी इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है। अगर उसकी एजेस पर एक्स्ट्रा मटेरियल, पतली थिन लेयर चारों तरफ लगी हैं तो क्या आप लेंगे? तो बहुत सारे हैं, पुअर अपीयरेंस, ख़राब दिखेगा प्रोडक्ट, या फिर उसकी एजेस शार्प हो जाएंगी, क्योंकि पतला प्लास्टिक मटेरियल लेता है, आपको हाथ भी कट कर सकता है और कस्टमर तो उसको लेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। या फिर अगर कई सारे पार्ट असेंबली करनी है तो अगर पतली लेयर फ्लैश के रूप में बाहर रहेगी तो क्या होगा, पार्ट असेंबल नहीं हो पाएगा, डायमेंशन इनएक्यूरेसी रहेगी और फिटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और हाथ भी डैमेज कंडीशन, हाथ हैंड वगैरह भी डैमेज हो सकता है शार्प एजेस की वजह से। आगे क्या है, अब क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, आप ही सोचिए। अगर फ्लैश है तो क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे? क्यों? अगर फ्लैश है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लैश को ट्रिम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा प्रोडक्ट से, सेल करने से पहले। और ट्रिमिंग करेंगे तो मैन पावर लगानी पड़ेगी, मैन पावर लगाएंगे तो क्या होगा, साइकिल टाइम भी बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, इंस्पेक्शन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ जाएंगी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिजेक्शन रेट हाई हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिकल लॉस होगा। इसलिए कोई भी मशीन सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपरली डिज़ाइन कर लेने चाहिए, देख लेने चाहिए कि मशीन का टनेज सही है या नहीं, और जो मोल्ड है मोल्ड के अनुरूप मशीन का टनेज है या नहीं, मशीन उस मोल्ड को प्रॉपरली
हैंडल कर लेगी या नहीं, सब कुछ जो मशीन के पैरामीटर होते हैं वो हमको ध्यान देने चाहिए। एक ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस क्लास में हमने फ्लैश के बारे में डिस्कस किया, सब कुछ हमने बताया कि फ्लैश क्या होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्या डिज़ाइन कॉज हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस कॉज हो सकते हैं, क्या उसकी रेमेडीज़ है। तो ओवरऑल हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सिलेक्ट करनी है तो उसके सारे पैरामीटर्स जैसे कि क्लैंपिंग, टनेज वगैरह हमको चेक कर लेना है, डिज़ाइन वगैरह देख लेना है, मशीन का जो टनेज है वो मोल्ड को हैंडल कर सकता है या कि नहीं, मोल्ड का साइज़ वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है मशीन का टनेज सिलेक्ट करने से पहले। तो अगर इस क्लास में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर पिछली आपको कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऑपरेशन के बारे में कोई डाउट है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ऑपरेशन का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।